हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर वीडियो ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड दो और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। चलिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले समझते हैं आखिर ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो पॉइंट होगा वो पी एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां पर ये कोई पॉइंट है जिसको मैं पी एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया, इसे मैं रियल एक्सिस बोलता हूँ और इसे मैं इमेजिनरी एक्सिस बोलता हूँ। ठीक है, ये हमारे रियल एक्सिस हो गया और वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं O से P को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो OP लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर मैं इसे रियल एक्सिस बोलता हूँ यहाँ पे, तो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग क्या, ओरिजिन के इधर ये पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी, और इस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मीनिंग क्या हुआ, सो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल which OP makes with positive x-axis, with positive x-axis, है ना, और इसे हम लोग रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए आर जी ऑफ जेड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। कुछ कुछ किताबें कभी कभी आर्ग्यूमेंट की जगह एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करती हैं, तो इस वजह से इसको एएमपी ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, तो दोनों ही नाम है, आर्ग्यूमेंट भी और एम्पलीट्यूड भी। यहां पर हम इसे आर्ग्यूमेंट बोलने वाले हैं। चलिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हुआ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से जब हम ज्वाइन कर देते हैं, वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहां पर ये जो थीटा होगा ये एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, बात समझ में आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। तो ये तो बात हो गई आर्ग्यूमेंट की बात। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूं और फिर इसे समझाता भी हूं। ये नोट पॉइंट क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फॉर सेम, देयर आर इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट फॉर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट फॉर अ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, सपोज ये मेरा एक पॉइंट था, तो जब मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा तो ये लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल बना रहा था जिसको हम थीटा बोले। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि यही लाइन सेगमेंट अगर यहां पर था तो मूव करके जब यहां पर आया तो थीटा बना। अब ये मूव करके एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहां पर आ गया, दैट मीन्स यहां से ये एक राउंड मूव करके पहले यहां पर आया और फिर वापस यहां पर आ गया। ठीक है, तो अब जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा, 360 प्लस थीटा होगा, है ना, और 360 को हम लोग ऐसे 2 पाई लिखते हैं, तो यानी 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा भी फिर इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ये भी तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना है।
ठीक है। उसी के साथ अगर ये एक और राउंड कंप्लीट कर ले तो फिर यहाँ पे 4 पाई प्लस थीटा भी हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये एक और राउंड कंप्लीट कर ले तो 6 पाई प्लस थीटा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर थीटा, इफ थीटा बी एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ, थीटा बी एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, then what, then what, 2 pi plus theta, 4 pi plus theta, 6 pi plus theta and up to so on are also the argument of z। ठीक है। उसी के साथ अगर मैं देखूं, ये जो ओपी लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या इस तरह से भी तो एक एंगल मेक कर रही है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। सो दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो मतलब अगर ये एंगल सपोज थीटा डैश है, ये एंगल क्या है, अगर थीटा डैश है तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि पूरा का पूरा हमारे एक राउंड जो होता है वो 2 पाई होता है, उसमें से थीटा अगर मैं इतना हटा दूं तो 2 पाई में से अगर मैं इतना हटा दूं तो इतना आ जाएगा। सो हमारा जो थीटा डैश होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा, होगा ना, 2 पाई माइनस थीटा होगा। लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज मेजर एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैं इसमें पहले यहाँ पर नेगेटिव पुट कर दूंगा। ठीक है। तो नेगेटिव पुट करने से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, -2 पाई प्लस थीटा, इस तरह से। उसी तरह से अगर यही वाला रे जो है वो इस तरह से रोटेट करके वापस एक राउंड लेकर के यहाँ पर आ जाए तो नेक्स्ट एंगल भी मुझे मिल सकता है। ठीक है। तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन में मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मुझे इनफाइनाइट एंगल मिले, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करने लग गया तो भी मुझे ये, इसे भी मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। इसके बाद अगर ये इसी क्लॉकवाइज रोटेशन में एक और राउंड कंप्लीट करके आता है तो वो भी मेरा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है। तो उस तरह से क्लॉकवाइज में -2 पाई प्लस थीटा भी मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, -4 पाई प्लस थीटा भी मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, -6 पाई प्लस थीटा भी मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, और इस तरह से ये सारे के सारे ही मेरे क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट बोले जाएंगे, है ना। तो मतलब एक कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम क्या एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यस, लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2n पाई प्लस थीटा, जहां पर थीटा इज एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है। तो अगर देखिए, और यहाँ पर n की भी मैं एक बात कर लेता हूं कि n यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पर z ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर 1 डालता हूं तो मुझे यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा मिल जाएगा। वैसे अगर मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, 3 पुट करने पर ये 6 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से मुझे आगे की वैल्यूज भी मिलती जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज पुट कर दूं, जैसे कि मैं n की जगह पे यहाँ -1 पुट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, -2 पुट करने पे ये, -3 पुट करने पे ये। उसी तरह से अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा, जो कि इटसेल्फ एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें से कोई एक जो है वो थीटा यहाँ पर दिया गया। ठीक है। तो अब अगर ये बहुत सारे हो सकते हैं तो हम किस वाले को किस आर्ग्यूमेंट को जो है वो हमारी कंसिडरेशन, हमारे पढ़ने के लिए हम उसे रखें, है ना। किसी एक को हमें पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एक वैल्यू, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, है ना। तो कोई एक आर्ग्यूमेंट जो मैं चूज करूंगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम पढ़ने वाले हैं अब। चलिए, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या, कि आर्ग्यूमेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के लिए एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट अगर मैंने चूज कर लिया तो उसको मैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट अगर मैं पाई से छोटा दैट मीन्स 180 डिग्री से छोटा लेता हूं, ठीक है, तो फिर 180 डिग्री से छोटी वाली वैल्यूज को मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलूंगा और माइनस पाई से बड़ी वाली वैल्यूज को मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। सपोज अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो ये हो गया मेरा ओपी। तो उस केस में ये जो एंगल बनेगा, क्या ये एंगल इस रेंज में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, माइनस 180 से 180 के बीच में, 180 डिग्री के बीच में, तो ये एंगल तो 0 से 180 के बीच में ही है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इतने की बात कर लूं, इसका मतलब हुआ कि 180 से कम होना चाहिए, तो ये 180 से कम है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये वाला जो एंगल आएगा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला जो एंगल आएगा, है ना, इसे ही मैं क्या बोलूंगा, अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। उसी के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो फिर मैं इसी वाले, तो मैं इस वाली वैल्यू को ही क्या बोलूंगा, हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलूंगा, क्योंकि पाई से छोटा है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाता है, जहां आ जाता है ना, तो मैं इस वाले एंगल को जो कि 180 डिग्री होगा, ये मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होता है, तो ये जीरो जीरो बनेगा, तो फिर जीरो मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो मैं देखूंगा, मैं अगर इस वाले को बताना चाहूं तो ये पाई से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आर्ग्यूमेंट को मुझे 180 डिग्री से छोटा रखना है, तो छोटा रखना है लेकिन माइनस पाई से बड़ा रखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो ये वाला एंगल। अच्छा, अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज पूरा यहां तक आता हूं, तो ये मेरा माइनस पाई होता है, ठीक है, और अगर यहां से यहां आता हूं तो पाई होता है, तो माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लाई करेगा, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट होगा वो मैं क्लॉकवाइज लेने लग जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहां से लिया तो वो पाई से बड़ा हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहां पर लाई करेगा, तो फिर तो भी मैं क्लॉकवाइज लूंगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करूंगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये दोनों ही एंगल माइनस पाई से बड़े हैं, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे माइनस पाई से बड़े जीरो की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब एक चीज समझ लेते हैं, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करके बताओ, तो अगर वो हमें नहीं भी बोलता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है, तो आर्ग्यूमेंट समझ के मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ही रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, तो हम उसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे, है ना, कैसे हम पता करेंगे वो कितना एंगल बना रहा है। चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि सपोज z z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो पी एक्स कॉमा वाई हो गया। ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई हो गया। और अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस समझ लेता हूँ। ठीक है, कि पहला केस हमारा होगा इफ z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर z मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब हो गया x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे।
ठीक है, तो छोटा सा एक पिक्चर इसका बना लेते हैं। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। ये रहा हमारा ओपी सेगमेंट। और सपोज अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये जो लेंथ है ये y है, और ये जो लेंथ है वो क्या है, x है। ठीक है, और सपोज ये एंगल अल्फा है, सपोज ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर हम tan अल्फा अगर निकालेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, y अपॉन एक्स हो जाएगा। मतलब मुझे ये एंगल पता चल सकता है इसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हेल्प से ये अल्फा पता चल सकता है। और इस केस में ये जो अल्फा बना है एक्चुअल में यही तो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होता है, हमें देखना होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और tan अल्फा फिर हमारे पास क्या आएगा, y अपॉन एक्स। और यहाँ पर ये जो अल्फा निकल के आएगा इस इक्वेशन से, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, अल्फा हो गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, अल्फा ही हो गया इस केस में। अब सेकंड केस हम चलते हैं कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इफ z lie in second quadrant, इफ z lie in second quadrant। ठीक है, अगर z मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए x नेगेटिव हो जाएगा और y मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट रहा, तो x मेरा नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, स्टिल हम ऊपर ही रहे। चलिए इसका डायग्राम अगर हम बना लें, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें तो ये डिस्टेंस हमारी y होगी, और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स डिस्टेंस आएगी, ये बेसिकली जो डिस्टेंस होगी वो माइनस एक्स होगी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा, x माइनस होगा, और माइनस अगर हम उस पर लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये एंगल यहाँ पर अल्फा है, तो अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, थीटा आर्गुमेंट होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो पहले हम देखते हैं अल्फा क्या निकलेगा। तो यहां से अगर हम अल्फा निकालें तो tan अल्फा क्या आएगा, y अपॉन एक्स के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर x के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाली बात बोली गई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मॉड लगा दूंगा, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना। तो tan अल्फा, अल्फा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ से tan अल्फा क्या आ गया, मॉड ऑफ x अपॉन y आ गया। तो यहाँ से मैं अल्फा फाइंड कर लूंगा, और फिर मैं देख रहा हूँ ये जो अल्फा है और ये जो थीटा है, दैट मीन जो आर्ग्यूमेंट है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, पूरे पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस थीटा हमारा क्या होगा, पाई के बराबर होगा। तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो गया, और यही थीटा ही क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z था। तो इस केस में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो पाई माइनस अल्फा होगा, जहां पे अल्फा क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालते हैं अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। इफ z lie इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर z मेरा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस केस में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, है ना, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। सो दैट मीन्स मेरा जो पॉइंट होगा वो कहीं यहां है, तो यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये y हो गया और ये मेरा x हो गया। ठीक है, ये मेरा x हो गया, और यहां से अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा मेरा क्या आएगा, y अपॉन एक्स आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो मैंने मॉड लगा लिया जिससे अल्फा मुझे एक्यूट एंगल पे मिले। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स आ जाएगी। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं क्या जानता हूं, क्योंकि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर अब मैं आर्ग्यूमेंट ये वाला लूंगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट लूंगा। सपोज ये थीटा है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ थीटा प्लस अल्फा का जो सम है वो क्या है, पाई के बराबर है। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा का जो सम है वो पाई के बराबर है, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, थीटा पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। लेकिन ये थीटा पाई माइनस अल्फा मैग्नीट्यूड में है केवल,
क्योंकि डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो फिर हमें यहाँ पे इसमें आगे पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया पाई प्लस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना। तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा, इसी को ही मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो मेरा माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा। क्या होगा? माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए, अगर मेरा z जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने लग जाता है, तो उस केस में मेरा x पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट यहां पर है, से मैंने ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लेंथ y हो गई, ये लेंथ x हो गई। ठीक है, सपोज ये एंगल अल्फा हो गया, तो यहां से अगर हम tan अल्फा पहले निकालेंगे तो tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा आएगा y अपॉन एक्स। tan अल्फा क्या आएगा? y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, मॉड लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मैं ये वाला एंगल तो आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं लूंगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं लूंगा, तो मैं इसी एंगल को लूंगा बट नेगेटिव करके, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो मेरा माइनस अल्फा हो जाएगा, यही वाला एंगल होगा, लेकिन अब ये मेजरमेंट क्या होगा? नीचे के साइड, है ना। तो यही जो अल्फा आया है उस पर बस मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, अब के केस में यही मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो अब मैंने अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर चार क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाया करता था, है ना, तो मैंने उसका आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला तरीके का सीख लिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्वाड्रेंट में ना लाया करके अगर वो एक्स एक्सिस पे यानी रियल एक्सिस पे लाया करने लग जाए, या इमेजिनरी एक्सिस पे लाया करने लग जाए, या फिर ओरिजिन पर ही आ जाए, तब फिर उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, है ना, उसके आर्ग्यूमेंट को हम क्या बताएंगे। तो चलिए अब वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ये सब इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, तो फिफ्थ केस हमारा आता है, इफ z lie इन पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। अगर z मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस में आता है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या? तो पॉजिटिव रियल एक्सिस में आने का मीनिंग क्या हो गया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना। पॉजिटिव रियल एक्सिस में आ रहा है, दैट मीन्स y जीरो हो गया, दैट मीन्स y हमारा जीरो हो गया, और x मेरा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, x मेरा क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस सपोज यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, है ना, यहाँ पर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मैं देखूंगा ये जो OP है ये तो रियल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जीरो ही है, तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है ना तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव पे लाई करने लग जाए, इफ z lie इन नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, है ना, अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है तो y तो स्टिल जीरो है लेकिन x हमारा क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट मुझे ये बताना पड़ेगा, तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो मेरा पाई होगा। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का मैं बोल सकता हूं हमारा आर्ग्यूमेंट जीरो होता है। उसी के बाद अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेवेंथ केस, इफ z lie in positive imaginary axis, imaginary axis, ठीक है, अगर ये मेरा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तब क्या? तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे था, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे,
दैट मीन्स x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सपोज यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो रे होगी वो क्या बनाएगी, एंगल π/2 का। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा उससे मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, π/2। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती इन तीन केस में। अभी चौथा केस भी आने वाला है, उसमें भी कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है हमें, ठीक है। एट्थ केस क्या हो गया कि इफ z lie in नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, अगर ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा मेरा z, तो जो मेरा x होगा वो तो 0 होगा, लेकिन y जो होगा वो मेरा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो अब मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या बात करूंगा, ये मेरा z है तो मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या बात करूंगा, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं ये वाला एंगल तो नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस की रेंज से बाहर चला जाएगा, तो मुझे ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये वाले एंगल को मैं -90 बोल सकता हूँ। -90 का मतलब हो गया -π/2, ठीक है। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हम रिपोर्ट करते हैं वो क्या करते हैं, -π/2 करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट केस हमारे पास और आने वाला है, 9th वाला, जिसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ z lie on origin, ऑन ओरिजिन, ठीक है। अगर z मेरा कहां पर, ओरिजिन पर ही हो गया, दैट मीन्स z मेरा 0+0 आयोटा है, दैट मीन्स यहीं पर ही है, तो फिर o भी यहीं पर है, p भी यहीं पर, यानी ये लाइन सेगमेंट बहुत ही पॉइंट हो गया। तो ये एक्स एक्सिस के साथ तो बहुत सारे एंगल में बना सकता है ना। मैं इसको ऐसा भी मैं समझ सकता हूँ कि p बहुत ज्यादा क्लोजर है अगर, तो ये भी एंगल है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल के बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे लाई करता है तो मैं उसके एंगल के बारे में नहीं बता सकता क्या होने वाला है। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, एनडी मींस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन जो होता है दैट मीन 0+0 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई, अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसके आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूले का डेरिवेशन एक तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं ये सारी चीजों को, एंड देन फिर आगे देखेंगे। इसे समराइज कर लेते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस, एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं आखिर, ठीक है। चलिए, तो चलिए समराइज कर लेते हैं इस पूरे आर्गुमेंट वाली चीज को। समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं tan अल्फा निकालता हूं। tan अल्फा क्या होगा, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं अल्फा निकालूंगा, ठीक है। और अगर ये मेरा z जो है x प्लस आयोटा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता था तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा वो, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ बनाते थे तो ये एंगल अल्फा होता था और पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आर्ग्यूमेंट होता था, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा वो पाई माइनस अल्फा होता था, है ना। पूरा पाई होता था, इतना अल्फा होता था, तो पाई में से अगर मैं इतना हटा दूंगा तो इतना जो बचेगा वो मेरा पाई माइनस अल्फा था। उसी तरह से अगर मेरा z थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता था तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है
वो मेरा -पाई प्लस अल्फा होता था, ठीक है। और अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था तो मेरा ये z मेरा यहाँ आ रहा है, और तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मेरा जो होता था वो माइनस अल्फा हो जाता था। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता था वो माइनस अल्फा हो जाता था, ठीक है। और अगर मेरा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे आता था तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो मेरा 0 हो जाता था, ठीक है। और अगर यहाँ पर आएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई/2 हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो माइनस का पाई/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आएगा तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इस चार्ट में इसको समराइज कर लिया, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि समझ में आता है कि क्या करना कैसे, ठीक है। चलिए सपोज z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका आर्ग्यूमेंट पूछा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो ये जो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका जो रियल पार्ट डेट मीन्स x है वो -1 है और y जो है वो √3 है। सबसे पहला काम हमें करना क्या होता है, tan अल्फा फाइंड करना होता है जो कि मॉड ऑफ y अपॉन x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ √3 अपॉन -1, तो ये हमारा √3 ही आएगा, ठीक है। tan अल्फा, तो tan अल्फा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, 60 डिग्री एक्चुअल में क्या होता है, पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से जो मेरा अल्फा आया वो पाई/3 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो x है वो नेगेटिव है ना, दैट मीन्स लेस देन 0 है, एंड y जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि z कहाँ लाई करेगा, z कहाँ लाई करेगा, तो दैट इम्प्लाई z लाई इन what quadrant, x is negative but y is positive, that means इधर and ऊपर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। z सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो हम जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। इसके बराबर होता है पाई माइनस अल्फा के। तो यहाँ पर पाई माइनस अल्फा की जगह पे आ जाएगा पाई/3, एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 2 पाई/3। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में आएगा 2 पाई/3, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसमें अगर मैं कुछ चेंजमेंट कर दूं, सेकंड क्वेश्चन में इसको बना दूं, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इसी में चेंजमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी में चेंजमेंट कर दे रहा हूँ। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे -√3 आ जाएगा। तो अब की बार x पॉजिटिव हो जाएगा और y मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस केस में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में मैं इसे -1 माइनस आयोटा रूट 3 कर दे रहा हूँ, तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और y भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों ही मेरे नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब z अब मेरा कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। z अब मेरा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा सो tan अल्फा तो इसी तरह से निकलेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये √3 होगा और अल्फा पाई/3 के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, -पाई प्लस अल्फा के बराबर होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर -पाई प्लस पाई/3 आ जाएगा, और ये -पाई प्लस पाई/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 पाई प्लस पाई/3, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, का मतलब ये हो गया हमारा माइनस का 2 पाई/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट को फाइंड करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
सपोज z इज इक्वल टू -5/2 आयोटा का मुझे क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है। ठीक है, -5/2 आयोटा का आर्ग्यूमेंट बताना है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे x 0 है और y जो है वो -5/2 है। x 0 है लेकिन y जो है वो क्या है, -5/2 है। इसका मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, x 0 है तो मतलब y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब है z लाई इन, और क्योंकि y नेगेटिव है, y नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव y या इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, और हमने देखा था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है, जैसे ये -5/2 आयोटा अगर यहाँ लाई करेगा तो जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। तो इस केस में इसके सीधा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमारा -π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर के कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई आर्ग्यूमेंट के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है ना, तो अभी तक जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पर उसे हम लोग x प्लस आई वाई फॉर्म भी कहते थे या फिर उसे कार्टीशियन फॉर्म भी कहते थे। ठीक है, क्योंकि वो कार्टीशियन प्लेन में x और y हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, इस वजह से उसे कार्टीशियन फॉर्म भी कहते थे। अब यहाँ पर ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब जब उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या उसमें देखने को मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि आखिर वो क्या होगा, है ना। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, इफ z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z एंड argument of z. If z is represented in terms of mod of z and argument of z, then the form of complex number is known as polar form. ठीक है, अगर z मेरा मॉड्यूलस ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z के टर्म्स में रिप्रेजेंट होने लग जाए तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे देखने को मिलेगा उसे मैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा। ठीक है, अब देखता हूं मैं कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका जो पॉइंट हो गया वो पी एक्स वाई हो गया। इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, तो सपोज इसको जनरली मैं मान ले रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और जो भी मैं करके दिखा रहा हूँ अगर ये किसी भी क्वाड्रेंट में होगा उसी तरह से ही सेम फॉर्म ही आएगी, अगर वो यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लिया। ठीक है, चलिए तो ये रहा मेरा O और ये रहा मेरा P x y पॉइंट जो कि z x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रहा मेरा OP। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लेंथ मेरी x हो जाएगी और ये लेंथ मेरी y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। ठीक है, इस केस में आर्गुमेंट भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो इसी तरह से चीजें हो रही होती हैं, बट अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से चल रहे थे। और ये ओरिजिन से P तक की जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये मॉड z है। ठीक है, चलिए क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और थीटा के एडजेसेंट में ये बेस है और ये हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा फाइंड करूँ
तो कॉस थीटा क्या आएगा, एक्स अपॉन मॉड जेड आएगा, और अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा भी फाइंड करूँ तो वो क्या आएगा, वाई अपॉन मॉड जेड आएगा। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड जेड कॉस थीटा आ गया, और y क्या आ गया, मॉड जेड साइन थीटा आ गया। x और y मुझे मिल गए, है ना, जो कि मॉड और थीटा जो कि आर्ग्यूमेंट है इस केस में, है ना, उसके टर्म में आ गया। अब अगर मैं वापस इसे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर दूं तो मॉड जेड कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस आयोटा मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा, इसमें मैं मॉड जेड कॉमन कर सकता हूँ, सो z इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा फॉर्म जो कि मॉड और थीटा के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, इसे ही मैं क्या बोलूंगा, पोलर फॉर्म बोलूंगा, पोलर फॉर्म बोलूंगा। यही हमारा क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, यही हमारा क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर मॉड जेड उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है और थीटा यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो थीटा यूज करेंगे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही यूज करेंगे, अगर वो बोलता है या नहीं बोलता है तो भी, अदरवाइज कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई और भी यूज करते हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, पोलर फॉर्म। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो ये पोलर फॉर्म है। अब एक्चुअल में हम समझते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, ये हमने क्यों बनाया, ये पोलर फॉर्म हम क्यों बना रहे हैं, है ना। हमारे पास एक एक्स प्लस आयोटा वाई एक अच्छा फॉर्म था ही, जिससे कि हम इसी तरह से इसको एक पॉइंट में क्रिएट करके कार्टेशियन प्लेन में बना करके इसका रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया। तो आखिर ये इसको क्यों बनाया गया, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि कई बार कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हायर पावर्स निकालनी होती है, जैसे 7 या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 16 निकालनी है ना, तो फिर मैं जो यहाँ पे इस तरह में इसमें पावर 16 करके, है ना, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी पावर 16 करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम उसकी पावर, कोई भी हायर पावर कैलकुलेट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम इसको अभी आगे देखने वाले हैं, अभी हम डिमाइवर्स थ्योरम भी करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर्स को जो है ना, वो कैसे इजीली निकाल सकते हैं, उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, फिर आगे हम डिमाइवर्स थ्योरम करेंगे। ठीक है, चलिए। सपोज हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1, 1, दैट मीन्स 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, चलिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो z के पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने में, पोलर फॉर्म मतलब इस तरह से दिखती है, मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पे थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। तो मतलब मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक है मॉड z और एक है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकालना तो हमने पीछे सीख लिया, इसका बस मुझे मॉड और निकालना होगा, और मुझे इसको बस इस फॉर्म में रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है एक तरह से। ठीक है, तो इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो मॉड z आएगा, रियल पार्ट हो गया 1, 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हो गया -√3 का स्क्वायर, सो √1 + 3 दैट मीन्स 4, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मॉड क्या हो गया, 2 हो गया, इसका मॉड 2 हो गया। आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे x जो है वो 1 है, y जो है वो -√3 है ना। x 1 है और जो कि पॉजिटिव है, और y जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स ये जो z होगा, z जो होगा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, z हमारा कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो माइनस अल्फा के बराबर होता है ना। अब अल्फा निकाल लेते हैं, तो tan अल्फा क्या होगा, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स होगा। सो y की जगह पे -√3 और यहाँ पर आ गया 1, है ना। तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट इसका आएगा वो आ जाएगा माइनस का π/3। ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और मॉड भी आ गया। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर बस हमें पुट कर देना। तो z इज इक्वल टू मॉड z की जगह पे 2 आ गया, मॉड z मेरा अभी हमने निकाला था 2 आ गया, और थीटा की जगह पे हम यहाँ पे माइनस का π/3 रख देंगे और प्लस आयोटा साइन माइनस का π/3। ठीक है, तो ये जो हमारा बना, ये हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वापस इस माइनस π/3 को, उन्हें टिग्नोमेट्री आती है तो माइनस को वो बाहर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर माइनस बाहर नहीं होगा, यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा के यहाँ पे बाहर कर देंगे, फिर वो π/3 पर वैल्यू निकालेंगे और वापस वो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना, हमें यहाँ पर इसको एंगल के टर्म्स में ही रखना है, हमें इसमें वैल्यू नहीं रखनी इसकी, अदरवाइज हम वापस यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बस एंगल और एक वैल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जहां पर अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें पोलर फॉर्म में दिया होता है तो हम कैसे उसको जो है वो नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म या x प्लस IY फॉर्म में लाते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, सपोज मान लेते हैं हमारे पास यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसको लिए नया एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 और ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसी को अगर मुझे बोला जाए x प्लस IY फॉर्म में कर दो, तो मैं 2 को ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पर ये जो इनर वैल्यू है ये हो जाएगा cos π/3, और ये माइनस बाहर आ जाता है साइन से, तो माइनस आयोटा साइन π/3, ठीक है। तो ये हो गया 2, और cos π/3 का मतलब हो गया, cos π/3 मतलब 60, cos 60 1/2 हो गया, और माइनस साइन 60 हो गया √3/2, और 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 1 माइनस आयोटा √3 हो गया, जो कि मेरा वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, √3 आयोटा वही वाला मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अगर कभी भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे पोलर फॉर्म में दिया होता है तो कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल्स हैं बस इनको फाइंड कर लेना है, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, और जो बाहर मोड है अंदर मल्टीप्लाई करा देना, और अपने आप हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डी माइवर्स थ्योरम की तरफ, कि डी माइवर्स थ्योरम क्या होती है। तो डी माइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो डी माइवर्स थ्योरम क्या है, हम इसका केवल स्टेटमेंट ही देखेंगे, इसका प्रूफ हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं करने के लिए। तो डी माइवर्स थ्योरम ये कहती है कि cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से, तो जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो होगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो मतलब ये जो अंदर वाले जो एंगल्स हैं यहाँ पर एक ही cos आएगा, ये भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ही फॉर्म में होगा, बट यहाँ पे एंगल क्या होगा, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाएगा, और यहाँ पर भी इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी माइवर्स थ्योरम, यहाँ पर मैंने 2 फैक्टर लिए हैं, इसके अलावा अगर और भी हैं तो और भी हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 वाला टर्म भी होता, तो यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाता, और यहाँ पर भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाता। ठीक है, उसी के साथ अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के, जो कि थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ होगी लेफ्ट हैंड साइड में वो होगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, की पावर 2, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एज इट इज हो जाएंगे,
और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये भी दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर जब सम होगा तो 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो पावर ऊपर लिखी है ना, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रही है। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 टर्म होते तो यहाँ पर 3 बार लिखा होता ये चीज। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये 3 बार एडिशन हो रहा होता तो 3 थीटा हो जाता। तो जर्नली मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, कि पावर अगर n होती है ना, तो ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होता है। यही हमारी डे माइवर्स थ्योरम है ना। ये जो पहले वाली यही जनरल फॉर्म है बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें हम और भी फैक्टर्स लगा सकते हैं, इसमें हम और भी फैक्टर्स करके इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक और हो गई, जहाँ पे n के लिए हम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि n हमारा कोई भी इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज भी चलेंगे और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एड हो। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर -1 आ गया तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। ठीक है, -2 हो गया तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये नेगेटिव के लिए भी सही है, तो इसे हम डे माइवर्स थ्योरम कहते हैं। अब इसका हम यूज करेंगे, है ना, जिसमें कि हम पोलर फॉर्म में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलते हैं ना, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला टर्म जरूर आ रहा होता है, ये वाला टर्म जरूर आ रहा होता है। ठीक है, तो जब हम उसको पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो उसकी जो पावर n होती है वो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम निकालने जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कर लेते हैं, और फिर पोलर फॉर्म में डे माइवर्स थ्योरम लगा करके वो जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है और फिर उसकी पावर इजीली आ जाती है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ उसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या होने वाला है। जैसे z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा√3, या फिर इजी ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, इजी ले लेते हैं क्योंकि अब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है इजीली। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा√3 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, z की पावर 10 फाइंड करना है। तो इसकी पावर 10 अगर मैं ऐसे ही फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 10 लगाना पड़ेगा, 10 बार लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, या फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ। अगर अभी हम आगे से पढ़ने वाले हैं, है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं लगा दूंगा तो भी मैं उससे कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो मॉड z आएगा वो अगर मैं देखूँ तो 2 ही आएगा। ठीक है, और जो इसका आर्गुमेंट आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो अल्फा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होगा वो π/3 आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो पोलर फॉर्म में मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टर्म्स में लिखा जाता है। हाँ, तो z मेरा यही थीटा है, तो z क्या आ जाएगा, 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसकी पावर 10 करनी है, तो मैंने बोथ साइड क्या करा, पावर 10 कर दी, बोथ साइड क्या कर दिया, पावर 10 कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 10, ये z की पावर 10, और यहाँ पर आ गया इस पूरे ब्रैकेट की पावर 10। अब मैं यहाँ डे माइवर्स थ्योरम का अगर यूज करूँ, तो डे माइवर्स थ्योरम का यूज करने के बाद एक्चुअल में यहाँ 10 पावर ना करके टेन पावर की जगह पे मैं यहाँ पर कुछ छोटी पावर कर लेता हूँ, है ना, जिससे कि मुझे आगे बड़े एंगल फाइंड ना करने पड़े। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ जस्ट अ मिनट। फाइव पावर कर लेते हैं, चलिए, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ तो डी माइवर्स थ्योरम लगाने के बाद ये आ जाएगा cos 5 π/3 प्लस आयोटा साइन
5 पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई - पाई/3, 2 पाई - पाई/3 ठीक रहेगा। 6 पाई हो जाएगा माइनस पाई, हाँ पाई/3 हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 पाई - पाई/3, ठीक है। नाउ 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है ना, और साइन कॉस का कॉस ही रहेगा, तो दैट मीन्स ये कॉस पाई/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर ये जो आएगा 2 पाई माइनस, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई/3 हो गया, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 साइन 30 के बराबर 1/2, और माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 2 की पावर 10 को अंदर भेजूंगा, तो ये मेरा बनेगा 2 की पावर 9, है ना। मैंने यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन कर लिया, तो 2 की पावर 9, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो इसकी पावर 5 करने पर 5 अब की बार, क्योंकि मैंने पावर 5 करी थी, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, है ना। यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 2 की पावर 4, तो ये क्या हो गया, z की पावर 5 का आंसर, है ना। z की पावर 5 का जो आंसर है वो इजीली आ गया, लेकिन अगर मैं ऐसे करने जाता तो बड़ा मुश्किल होता, पोलर फॉर्म में करने से बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। इसी तरह से और हायर पावर्स भी होंगी तो हम बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते थे, तो ऐड करने का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि ज्योमेट्रिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होते थे। तो लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में नहीं देखा था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो अब हम देखने वाले हैं पोलर फॉर्म की हेल्प से ज्योमेट्रिकली हम दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को कहाँ पर देखते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन करने पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है और वो कहाँ पर लाई करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है। तो चलिए अब ये लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया मॉड z1, है ना, और कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। तो ये मेरा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका आर्गुमेंट थीटा 1 रहा होगा। z2 अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, तो मॉड z2 और कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये मेरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म हो गए, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन पोलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन लिखता हूँ। तो z1 इंटू z2 जब मैं करूँगा, तो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 आएगा, ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 आ जाएगा, और साइन कॉस साइन थीटा 1 आ जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z1 z2 हो जाएगा, और यहाँ पर डीमाइवर्स थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ
थीटा वन प्लस थीटा टू और प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, तो हमारा जो Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका प्रोडक्ट पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको जब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है समझते हैं। तो जैसे सपोज Z1 हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और Z2 हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, तो ये रहा इसका मॉड Z1 और ये रहा इसका मॉड Z2 और ये थीटा 2 एंगल बना रहा था और ये थीटा 1 एंगल बना रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये Z1 और Z2 हमारे रिप्रेजेंट थे। और अगर हम Z1 Z2 की बात करें तो Z1 Z2 भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉड दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बेसिकली इसका जो मॉड है उसका जो मॉड है वो दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों के आर्ग्यूमेंट के सम के बराबर होगा। तो ये अगर थीटा वन है, ये अगर थीटा टू है, तो मैं अगर इससे थीटा वन एंगल रोटेट कर दूं, थीटा टू एंगल रोटेट कर दूं, दैट मीन्स ये थीटा टू रोटेट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल जो होगा वो क्या बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा वन प्लस थीटा टू बनेगा। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका मॉडुलस क्या होगा, इन दोनों के मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर, दैट मीन्स और दूर हो जाएगा ये, और थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो Z1 इंटू Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाता है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर उनका डिवीजन कर रहे होंगे तो फिर उनका किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, है ना, ज्योमेट्रिकली कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2, सो Z1 अपॉन Z2 जब हम करेंगे तो यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो ये दोनों के मॉड थे, तो इन दोनों का जो डिवीजन आएगा उसमें जो बाहर की वैल्यू है दोनों के मॉड का डिवीजन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ Z1 और Z2 का जो Z1 अपॉन Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 के बराबर होगा। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के बराबर होगा। और इसे मैं डी माइवर थ्योरम के अकॉर्डिंगली, देखिए ये टर्म नीचे लिखा हुआ है तो इसकी पावर है 1, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगी, है ना। अगर -1 हो जाएगी तो डी माइवर थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर माइनस हो गया और फिर ये प्रोडक्ट में लिखे हैं तो डी माइवर थ्योरम क्या कहती है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आने वाला है वो होगा cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये बन जाएगा Z1 अपॉन Z2 का पोलर फॉर्म। अब देख लेते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कैसे आ रहा है ना। तो उससे मैं यहाँ कर लेता हूँ, सपोज ये मेरे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मेरे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये थीटा 2 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा 1 एंगल बना रहा है ना। तो Z1 अपॉन Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉड इन दोनों के डिवीजन के बराबर होगा, है ना। इन दोनों के मॉड के डिवीजन के बराबर होगा, इसका मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल मॉड से छोटा हो जाएगा वो वैल्यू। और उसके बाद जो उसका आर्गुमेंट होगा दोनों के आर्गुमेंट के डिफरेंस के बराबर होगा। सो दैट मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ लाई कर सकता है ना, जिसका आर्गुमेंट जो हो जाएगा, ये जो आर्गुमेंट है वो थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, Z1 अपॉन Z2, और इसकी लेंथ दोनों के मॉड्यूलस की लेंथ के डिवीजन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।